किसी भी स्टूडेंट के मन में जब वो यूपीएससी के प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो आपको डिसीजन लेना होता है वो होता है आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, यूपीएससी ने बाकी सारा चीज आपके लिए डिसाइड करके रखा है। प्रीलिम्स कैसे होना है, मेंस में कौन से सब्जेक्ट्स देने हैं, एसे कैसे होना है, इंटरव्यू कैसे होना है। एकमात्र डिसीजन जो आपको लेना होता है आपके प्रिपरेशन के लिए वो है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। और उसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। तो आज इस डिस्कशन में स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं भुवन झा, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं कुछ भ्रांतियों को, कुछ मिसकंसेप्शंस को जो स्टूडेंट कम्युनिटी के मन में है उसको एड्रेस करना चाहता हूं। और हम समझेंगे अंततः इस वीडियो के एंड में कि कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो एक सदाबहार ऑप्शनल है, आपको रखता है एडवांटेज पे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए सबसे पहले डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और एक नंबर वन भ्रांति, नंबर वन मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। काफी सारे जगहों से आपको पता चलेगा ये आने वाले दिनों में कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बहुत वास्ट है। ये आपको लोग कहेंगे, बरगलाने का कोशिश होगा आपको। अब यहां पे ये मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव हुआ दोस्तों, नजरिए की बात है ये कि क्या आप ग्लास को हाफ फुल देखते हैं या हाफ एम्प्टी। क्योंकि जो लोग आपको कहते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बहुत वास्ट है, शायद वो इस बात को नहीं बता रहे कि एकमात्र ये ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसका ओवरलैप कॉमन सिलेबस जनरल स्टडीज के साथ मैक्सिमम है। शायद कोई और ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं जो ये क्लेम कर सके कि हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल जैसा मैक्सिमम कॉमन सिलेबस है जनरल स्टडीज के साथ। सबसे पहले नजर डालिए आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस की तरफ। और अगर आपने जीएस का, जनरल स्टडीज का, ज्योग्राफी का एक बार सिलेबस देखा है, किताब भी देखा है, तो हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताते चलना कि कितने सारे चीजें सुनी सुनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सबसे पहला है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। वही जियोमॉर्फोलॉजी जो आप अपने जनरल स्टडीज में पढ़ते हो, वही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वही प्लेट टेक्टोनिक्स, वही इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वही हॉटस्पॉट। हां, जरूर आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप डेविस के साइकिल, किंग के साइकिल, पेंक के साइकिल, जिसको हम लोग जियोमॉर्फिक साइकिल्स कहते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। पर वो इतने इंटरेस्टिंग हैं कि आप समझेंगे कि कैसे हमारा लैंड फॉर्म, उसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, कि कैसे आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का प्रयोग करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने का प्रयास करते हैं, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहली बात आप देखिए, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक, लैंड फॉर्म, ड्रेनेज, सारा कुछ जो आप पढ़ते हो जीएस में, मोर और लेस उसी का एक्सटेंशन रहा ये पहला चैप्टर। फिर आ जाइए दूसरे चैप्टर की तरफ। पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर है आपका क्लाइमेटोलॉजी। वही क्लाइमेटोलॉजी जो आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हो। जनरल स्टडीज में आप लोग पढ़ते हैं ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलार सेल। वही ट्रॉपिकल साइक्लोन, वही टेम्परेट साइक्लोन, वही जेट स्ट्रीम, वही एयर मास और फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट, अलग कुछ नहीं है। हाँ, 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, त्रिवार्था का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, डायनामिक सब्जेक्ट है ना दोस्तों। तीसरा पे देखिए, वही ओशनोग्राफी, वही बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी क्या हुआ? सॉइल का चैप्टर। और आज के टाइम पे जब सॉइल, मिट्टी एक रिसोर्स बन गया है दोस्तों, आप खुद सोचिए ना, मिट्टी को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, पर मिट्टी को नष्ट करने में, चाहे वो इरोजन के माध्यम से हो या आप मिट्टी में ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिए, इंसेक्टिसाइड डाल दिए, पेस्टिसाइड डाल दिए, मिट्टी का क्वालिटेटिव लॉस होना वो तो जल्दी से हो जाता है ना। तो आप सोचिए जरा कि अगर आपको जीएस के मेंस में सवाल पूछा जाए कि सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर आंसर बताओ या लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर आंसर बताओ, क्या आपको लगता है कि जब आप बायोज्योग्राफी पढ़ के जाएंगे बाकियों के मुकाबले आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा? ऑफ कोर्स। सिमिलरली, अब यहां पे गेम चेंजर कैसे साबित होगा आपको, अब ध्यान से सुनिए। एनवायरमेंट ज्योग्राफी, जो आपका 5th चैप्टर है आपके ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के भाग में, ठीक है। ये एनवायरमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर पूरा का पूरा एनवायरमेंट का सिलेबस जनरल स्टडीज का कवर करता है। और कौन सा सब्जेक्ट क्लेम कर सकता है ये कि आपका प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाने वाला एक कोर सब्जेक्ट
वो एंड टू एंड आप कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो ये तो रहा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का भाग। फिर आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का भाग, जिसको लेके काफी सारे स्टूडेंट्स टेंशन में रहते हैं। जानते हैं दोस्तों ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या? कि हम और आप अपने आसपास के लोकेशंस के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्या रिलेशनशिप बनाते हैं, हमारी शहरें कैसे बनती हैं, कैसे बढ़ती हैं। मान लीजिए कि अगर आज मैं आपसे सवाल पूछूं कि भारत का कौन सा पोर्ट यानी कि बंदरगाह, कौन सा पोर्ट से सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को था भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा आप लोगों को, पर उसको कोई रटना नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट, वो रॉ मटेरियल जिससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, वो उड़ीसा में मिलता है। और बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में आप कन्वर्ट करते हैं उड़ीसा के ही प्लांट्स में। और इसीलिए ये कॉमन सेंस है कि उड़ीसा के आसपास ही कोई पोर्ट से आपका एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट हो रहा होगा, वही होता है। आप देखेंगे पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, वहीं से एल्यूमिनियम का ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जानते हैं, जब आज के टाइम पे यूपीएससी एक रिसोर्स सेंट्रिक मॉडल, एक फोकस लेके आगे बढ़ रहा है, वहां पे ये ह्यूमन ज्योग्राफी का नॉलेज एक गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए। कि भाई आखिरकार ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या आपने देखा है कि आजकल जो ट्रेन का पटरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली से पटना या कलकत्ता जा रहे हैं, तो जैसे ही दिल्ली स्टेशन से आप निकलते हैं, थोड़ी देर आधे घंटे जाने के बाद आप देखिएगा कि नए नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। क्यों लगा रहा है भारत सरकार? क्योंकि हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। फ्रेट मतलब मालगाड़ी। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस कराया जाता है मालगाड़ी को रोक के, है कि नहीं? अब आप खुद सोचिए, मालगाड़ी को रोका जा रहा है, मतलब आपका जो गुड्स है सर, जो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अब वो चाहे फ्रूट हो, पदार्थ, खाने का पदार्थ हो, जो पेरिशेबल आइटम्स है, क्या वो खराब हो जाएंगे? क्या ये हमारे बिजनेस के लिए खराब है? ऑफ कोर्स। इसीलिए भारत सरकार ने क्या डिसाइड किया कि हम अलग से एक रेल का पटरी का स्थापना करेंगे जिसपे सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में, जहां पे हम समझते हैं कि कैसे हम अपने आसपास के स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब वो चाहे पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे आपके इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से हो, मार्केट के पर्सपेक्टिव से हो। तो जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब आप सरकार के पॉलिसी को समझते हैं दोस्तों, उसके पीछे के थॉट को समझते हैं। तो ये रहा ह्यूमन ज्योग्राफी का मुद्दा। और फिर आता है आपका पेपर 2 ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो है इंडियन ज्योग्राफी। पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी है इसमें, यानी कि द स्टोरी ऑफ इंडिया बेसिकली आप समझते हो कि भाई इंडिया का बाउंड्री डिस्प्यूट किसके साथ है, कच्चा तीवू का प्रॉब्लम क्या था, बेरुबारी यूनियन केस किसमें पढ़ा था, जो पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हैं उसके पीछे का ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आप समझेंगे कि आज भारत कैसे पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ करके सीधा सीधा चोट पहुंचा रहा है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि चाइना जो मेदोग काउंटी प्रोजेक्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र के पास में, काफी सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि क्या चाइना भारत के साथ वैसा ही कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि हमारा आधा, इनफैक्ट 80% मॉनसून का जो बारिश होता है ना नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, वो बस भारत तक ही सीमित रहता है, चाइना के साइड नहीं जा पाता। चाइना के कंट्रोल में बस 20% पानी है। तो ये कहना कि चाइना इंडिया को नेगेटिवली इंपैक्ट कर देगा, भाई मॉनसून के सीजन में तो वो कुछ नहीं कर सकता। और ड्राई सीजन में अगर चाइना चाहे कि भारत को हम चोट पहुंचाएंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और डैम्स बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में। अब ये अंडरस्टैंडिंग, ये फाइन ट्यून्ड अंडरस्टैंडिंग आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे ऑप्शन के क्लास में इन सारी चीजों को पढ़ते चलोगे कि आज फरक्का बराज के चलते कैसे मेरा साउथ बिहार में फ्लडिंग हो रहा है। क्यों बनाया गया था फरक्का बराज? आज जब गंगा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करने की बात हो रही है, तो भारत का पक्ष क्या है, बांग्लादेश का पक्ष क्या है? क्या है सतलज यमुना लिंक का डिस्प्यूट? क्यों है सतलज यमुना लिंक का डिस्प्यूट? क्या कोई रास्ता भी है इसका? कावेरी वाटर डिस्प्यूट हम सब ने सुन के रखा है, भाई इसका ओरिजिन क्या था, करंट सिनारियो क्या है, और क्या करना चाहिए कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला को, जो 4 हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट के, ताकि इस डिस्प्यूट को हम सॉल्व कर सके। तो ये जो फाइन अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है,
अगर आपने साल 2026 के प्रीलिम्स से कुछ सीखा है तो इतना तो सीखा होगा कि ये सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होना जाना है। आपको टॉपिक्स के डेप्थ में घुसना पड़ेगा, आपको टॉपिक्स को कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में बांधना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड नापना पड़ेगा, और तभी जाके आप क्लेम कर सकते हैं कि हां हमने टॉपिक को डेप्थ में समझा है। और उसमें आप देखते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में ना सिर्फ ज्योग्राफी पर इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस तक इन डिटेल में पढ़ते हो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में। खुद सोचिए ना जरा दोस्तों आप लोग, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहां पे ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स द्वंद्व में पड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये किस चीज की लड़ाई है? कुछ लोग कहेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई है, मान लिया, पर यह किस चीज की लड़ाई है? रिसोर्सेज की लड़ाई है, कंट्रोल की लड़ाई है। किस चीज का कंट्रोल? स्ट्रेट का कंट्रोल। वो एक छोटा सा एरिया जहां से भारत का 40% एलएनजी आता है, विश्व का 20% ऑयल का ट्रेड रूट है वो, तो वो रिसोर्सेज का कंट्रोल है दोस्तों। आइडियोलॉजी ना सब चेंज हो जाता है जब पैसा आता है, जब रिसोर्सेज आता है। आइडियोलॉजी कभी कंसिस्टेंट नहीं होता है। तो ये कहना कि इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, शायद वो मायोपिक अंडरस्टैंडिंग हुआ। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, वो क्या आइडियोलॉजी को लेके है सिर्फ, या हम अपने स्टेप्स, अपने एक्शन से उसको, पानी जो एक रिसोर्स है, उससे हम वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं? सोचिए अपने आप से। तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी इन डेप्थ में आप पढ़ते हो ज्योग्राफी ऑप्शनल में। थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स के ऊपर नजर डालिए ना आप। भारत का ऐसा कौन सा पहलू है जो आप कवर नहीं करेंगे? क्या आप जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी में आप कवर करते हो कंटेम्पररी इश्यूज, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, जो इस बार का प्रीलिम्स का मुद्दा था। पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी आप कवर करोगे यहीं पे। मैं आपके साथ एक एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूं कि भारत के कल्चर के बारे में भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जहां पे पिछले साल जब हम अपने पिछले बैच को पढ़ा रहे थे, तो एक क्लास में हम सब डिस्कस कर रहे थे भारत के विभिन्न साड़ियों के बारे में, कि पाटन पटोला कहां मिलता है, कि मैसूर सिल्क क्या है, क्या डिफरेंस है उसका बनारसी सिल्क के साथ। तो जब डिफरेंट तरह की साड़ियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना दोस्तों, मुझे आज भी बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि हमारे क्लास में जितनी महिलाएं थी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी उस क्लास में, कि वो बता पा रही थी कि एक जरी और एक बूटी का फर्क क्या होता है। पर जो पुरुष थे वो चुपचाप बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि हमने और आपने अपने कल्चर को बस सुना है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। और इसीलिए ज्योग्राफी ऑप्शन में इन सारे चैप्टर्स के थ्रू आप भारत के हर एक अंग को, हर एक पर्सपेक्टिव को आप समझते चलते हो। और इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप आंसर्स लिखने जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, जहां पे 1/3 पेपर, अगर इस साल के अनोमली को हम लोग नजरअंदाज कर दें, 2026 का पेपर अपने में ही एक अतरंगा पेपर है, पर अगर 2025 के प्रीवियस हम सारे पेपर्स को देखेंगे तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के आपके प्रीलिम्स में ही 1/3 अराउंड 25 to 30 सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा नजर डालिए, जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें, हम मेंस की बात कर रहे हैं आपकी, क्योंकि देखिए पढ़ाई हमेशा मेंस पर्सपेक्टिव से होती है। तो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी ऑप्शनल का कहां कहां उपयोग करेंगे आप? सबसे पहली बात, पेपर 1 ऑफ मेंस को डोमिनेट करता है, एंड मार्क माय वर्ड्स, डोमिनेट करता है ज्योग्राफी ऑप्शनल। पिछले साल ही 20 में से 8 से 9 सवाल सीधा सीधा ज्योग्राफी से पूछे गए थे। मुझे बताइए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कोई स्टूडेंट जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बढ़ा है, क्या वो पेपर 1 को एस करेगा, मैक्स आउट करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज लेवल है पेपर 1 का, शायद ही किसी और ऑप्शनल के स्टूडेंट के पास में होगा। तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल उसके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाता है जीएस पेपर 1 में। तो नजर डालिए, यहीं पे आप देखते हैं कि ओवरलैप देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स मैंने यूपीएससी के वेबसाइट के एनुअल रिपोर्ट से ही निकाला है, जहां पे आप देखेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी 85% ओवरलैप है ऑप्शनल के साथ। सिमिलरली बायोज्योग्राफी, ओशनोग्राफी सब 70 to 80% ओवरलैप है। और सबसे ज्यादा जो ओवरलैप देखेंगे, यानी कि क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। लगभग 90% क्वेश्चंस जो ऑप्शनल में ही पढ़ाए जाते हैं, वही पेपर 1 में आता है। बात कर लेते हैं पेपर 2 की।
काफी लोगों को लगता है पेपर 2 मतलब सिर्फ पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस तो सिर्फ पॉलिटी में पढ़ा जाता है। किसने कह दिया आपको? थोड़ा देखिए पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में बॉर्डर डिस्प्यूट, मैरीटाइम क्लेम्स, क्या आप जानते हैं भारत का एक मैरीटाइम यानी कि ओशन के एक एरिया के ऊपर क्लेम है अरेबियन सी में, और उसमें एक प्लेसेस इन न्यूज आता है जिसका नाम है लक्ष्मी रिज। अब मुझे कोई पॉलिटी का स्टूडेंट बता दे कि लक्ष्मी रिज कहां पे, मान जाऊंगा मैं, पर वही ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट आपको ड्रॉ करके बता देगा कि ये रहा लक्ष्मी रिज, यहां तक है भारत का क्लेम, ओमान के साथ हमने अपना ये एग्रीमेंट कर लिया है। सो दैट इज द पॉइंट। इंटरनेशनल रिलेशंस को सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने छीका, इलॉन मस्क ने कुछ कहा, वो उससे बहुत ऊपर है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहां पे आप देखिए भारत का नेबरिंग डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, रिवर डिस्प्यूट्स, सब कुछ आप इन डिटेल पढ़ते हैं। साथ में आप देखिए यही फेडरलिज्म, पॉपुलेशन के इशू, रिसोर्स के गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, या पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी में इन डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल किंग ऑफ ऑल ऑप्शनल्स है, सदाबहार ऑप्शनल है ये, इसका कोई सीजन नहीं आता, ये ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट भी है ये इनफैक्ट, और ओमनीपोटेंट तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके पेपर 3 की, जीएस पेपर 3, जहां पे इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या लगता है कहां पढ़ेंगे आप लोग? हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, एंथ्रोपोलॉजी में, पीएसआईआर में, सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग? जी नहीं। इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इन डिटेल में पढ़ते हैं आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में। इसीलिए देखिए कि ऑप्शनल वाले स्टूडेंट से आप पूछिए कि भाई क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी, क्या है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कैसे वो अलग है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से, क्या है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, कैसे वो अलग है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का क्या अहम मुद्दा है, क्या वो एंथ्रोपोसेंट्रिक हुआ या इकोसेंट्रिक हुआ। इन क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है, समझना है इन डिटेल में, आपको ऑप्शन में घुसना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आज कि वेस्टर्न घाट्स के परिप्रेक्ष्य में दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के हम बारे में समझते हैं और सीखते हैं, एक है आपका कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, दूसरा है माधव गाडगिल रिपोर्ट। बतलाइए थोड़ा इन दोनों में से कौन सा एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ह्यूमन काइंड के इंटरेस्ट को आगे रखता है, और इनमें से कौन सा इकोसेंट्रिक है, वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी को आगे रखता है। ये जो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप मेंस में एक्सपेक्ट करते हैं जनरल स्टडीज के, और ये इन डिटेल में पढ़ते हैं आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में। और इसका ओवरलैप का परसेंटेज देखिए थोड़ा, परसेंटेजेस नेवर लाई। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 78% ओवरलैप है आपका रफली, डिजास्टर मैनेजमेंट 72%, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी 72%, नेचुरल रिसोर्सेज 82%। पिछले साल का ही पेपर खोल के देखिए आप लोग, ग्राउंड वाटर लेवल्स के बारे में पूछा गया है। उसके पिछले साल का पेपर खोल के देखिए जीएस का, फिर से ग्राउंड वाटर लेवल्स के बारे में पूछा गया है। क्या लगता है ये प्रेडिक्टेबल पार्ट ऑफ द पेपर नहीं हुआ? रिसोर्स ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है, तो उसका एडवांटेज कहां लेंगे आप? ज्योग्राफी ऑप्शनल में। तो ये रहा आपका कंप्लीट ओवरलैप, इंक्लूडिंग किस पेपर में आपको कितना ओवरलैप मिल रहा है, और ये सारा कुछ इंश्योर करता है आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो क्या फायदे हुए? सबसे पहला, मैक्सिमम जीएस का ओवरलैप, ये तो निसंदेह है। दूसरा फायदा आपको, इसमें हाई स्कोरिंग पोटेंशियल है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते, फलाने ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं। दोस्तों एक बात बताता हूं मैं आपको, कभी ऑप्शनल अच्छा है या बुरा नहीं होता, सब सब्जेक्ट्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के 10 साल पुराने नोट्स को 2 बार पढ़ के और फिर आंसर्स लिखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 300 मार्क्स ले आए, तो फिर वो तो बेवकूफी है। आपको आपके नोट्स में कोर कॉन्सेप्ट के साथ साथ एकदम रीसेंट वाला करंट अफेयर्स केस स्टडी लगाना होता है, पिछले 12-18 महीने का। तो इसीलिए वो जब आप करते हैं, मैप, डायग्राम, फ्लोचार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हाई स्कोरिंग आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, यहां पे कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको सिंपल 8th स्टैंडर्ड साइंस आता है तो आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल रिकमेंडेड है। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको रटना रटाना पसंद नहीं है, कि मुझसे लंबे पैराग्राफ नहीं हो पा रहा,
ये थिंकर लोग का इतना लंबा लंबा थॉट हमसे नहीं हो पा रहा। आप जाइए ज्योग्राफी ऑप्शनल में, लॉजिकल सब्जेक्ट है, हमको बस इतना समझना है कि कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उस चीज के होने के चलते नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में सब चीज को बांध देना है। जानते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है? बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में। कोई लंबा लंबा ऐसे नहीं लिखना, पोथी नहीं बनाना है आपको। तो अपने आप से पूछिए कि क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका एडवांटेज है, और कैसे उस स्ट्रेंथ और एडवांटेज को आप कन्वर्ट करेंगे अपने रैंक में थ्रू ज्योग्राफी ऑप्शनल। आगे बढ़िए और देखिए, करंट अफेयर्स के साथ सिनर्जी है, डायनामिक सब्जेक्ट है ना दोस्तों। जानते हैं रिसेंटली एक न्यूज आया था कि भाई जब अर्थक्वेक होता है ना, मान लीजिए ये हुआ आपका अर्थक्वेक हुआ इस जगह से, यहां से बहुत सारा आपका चार्ज निकलता है और वही हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसा लाइट थ्रो करता है। रीसेंट है ये। अब इस तरह का करंट अफेयर्स जब आप अपने आंसर्स में लिखेंगे कि कैसे हमारा अर्थ, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर एक तरीके से जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, जो आज तक साइंटिस्ट को नहीं पता था। इनफैक्ट जानते हैं इस लाइट को कहा जाता था कि ये तो एलियन का लाइट होगा शायद। अभी रिसेंट रिसर्च ने बताया कि कोई एलियन वेलियन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ छुपा के रखा होगा वो अलग है, पर ये लाइट कोई एलियन के चलते नहीं। तो डायनामिज्म है इस सब्जेक्ट में और इसका फायदा उठाएंगे आप। सोचिए आपदा में अवसर यही होता है। काफी लोग को लगता है ना सर करंट अफेयर्स मतलब ओ माय गॉड अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं, यही सब तो है जो प्रीलिम्स में भी पूछेगा आपको, यही सब जो है जिसका फायदा आप अपने मेंस के आंसर्स में भी लगाओगे और ऑप्शनल में तो ऑब्वियसली लगाओगे, इसमें तो कोई निसंदेह है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़िए और देखिए, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल सिलेबस है, जो लिखा हुआ है उसी से पूछा जाना है। इनफैक्ट आधे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो पिछले 30 साल में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो यानी कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ढंग से देख के जाएंगे आप तो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखे दिखाए आएंगे, कोई सरप्राइज नहीं होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल। हाँ पेपर लेंदी होगा, ये होगा वो होगा, वो सब अलग बात, पर क्वेश्चंस देखे दिखाए आते हैं। कोई डिफरेंस मतलब आपको टेंशन में नहीं पड़ोगे आप कि अरे ये तो पढ़ाई नहीं है, सब पढ़ के जाते हैं। बस मुद्दा क्या होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ढंग से करना है। आगे बढ़े और देखें, मैप और डायग्राम का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, ज्योग्राफी एक पिक्टोरल सब्जेक्ट है, पिक्चर विक्चर बनाना होता है दोस्तों। अब यहां पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, आप में से काफी लोगों को लगता है कि जब ज्योग्राफी का मैप बनाना होता है ना तो एकदम हमको कश्मीर को ऐसा करके दिखाना है और ऐसे दिखाना है। जी नहीं, अगर कोई फैकल्टी आपको कह रहा है कि भारत का मैप एकदम परफेक्ट बनाइए तो समझ जाइए भाई साहब ने कभी मेंस नहीं लिखा है, क्योंकि मेंस के एग्जामिनेशन में उतना समय ही नहीं होता कि आप परफेक्शन एम करें। वहां पे भारत का मैप रफ बनाना होता है दोस्तों। तो ये मत समझिए कि हमको एकदम MF हुसैन जैसा आर्टिस्ट्री दिखाना है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है उसकी। रफ मैप्स, मोर फोकस ऑन बुलेट पॉइंट्स। तो लेट नॉट, ये बात का ये टेंशन मत लीजिए कि सर हमको मैप बनाना नहीं आता तो क्या मेरे लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल है कि नहीं है। आपको मैप नहीं बनाना है, आपको एक रफ आउटलाइन बनाना है, अपना पॉइंट को कम्युनिकेट करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? तो अब देखिए, ये रहा आपका कंपैरेटिव एनालिसिस अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बीच में। उसमें अगर आप देखें जीएस का सिलेबस का ओवरलैप, जैसा मैंने कहा था मैक्सिमम ओवरलैप है ज्योग्राफी का किसी और सब्जेक्ट के मुकाबले। जहां तक प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग रहा, यह भी ज्यादा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिसोर्स का अवेलेबिलिटी, अच्छा टेस्ट सीरीज हो, फैकल्टी आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे, वो सब बाकियों में उतना नहीं मिलता। काफी दफा आप देखेंगे बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में शायद पुराना ही क्वेश्चंस को बार बार रीगर्जिटेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहां पे फ्रेश क्वेश्चंस जो न्यूज में बने हुए हैं उन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अब फाइनली आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, ऑप्शनल ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटीज स्टेप नंबर 1 हमेशा ऑलवेज, सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। ये आपका फाउंडेशन बनाएगा, बेस बनाएगा, जिसके ऊपर अपने ऑप्शनल का किला आप खड़ा करेंगे। दूसरा, उसके बाद आपके स्टैंडर्ड रेफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 1 में सविंदर सिंह जी की किताब रेफरेंस की तरह लिया जाता है। अगर क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो स्ट्रालर एंड स्ट्रालर पढ़ेंगे आप। जहां तक बात रही आपके ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो देखिए मार्केट में किताब तो बहुत सारा है, ढेर सारा किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी का, पर वो सब का वैल्यू उतना अब नहीं रहा, क्योंकि यूपीएससी अब ह्यूमन ज्योग्राफी में आपसे केस स्टडी ओरिएंटेड अप्रोच पूछता है। ये बस इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको थ्योरी पता हो
कि वेबर का इंडस्ट्रियल थ्योरी ये रहा, वो तो सबको पता है, बिग डील क्या हुआ उसमें। अब उस वेबर के इंडस्ट्रियल थ्योरी के साथ सपोर्टिंग केस स्टडी वो आपको पता चलेगा क्लासरूम्स में। साथ में आप फोकस करेंगे आंसर राइटिंग पे फ्रॉम डे 1, क्योंकि दोस्तों इट डज नॉट मैटर कि आप कितना अच्छा पढ़ के आए हो, व्हाट मैटर्स इज जो पढ़ा है क्या वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो आप। क्योंकि आपके नॉलेज के मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको, आपके एक्सप्रेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में। तो जब आपने ये सारा कुछ समझ लिया कि ज्योग्राफी का क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, नजर डालिए उन लोगों पे जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके मैक्स आउट किया है अपना स्कोर्स, आज आईएएस आईपीएस के पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। अब वो चाहे इरा सिंघल हो जो अपने में टॉपर थी, या फिर गौरव बुधनिया हो, ऐश्वर्या वर्मा हो, यशार्थ शेखर या दीप्ति रोहेला, ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शन लेके बढ़े, इस मैक्सिमम ओवरलैप विद जनरल स्टडीज का फायदा उठाया और उसके बाद अपने सपनों को साकार किया। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों बतला रहा हूं, क्योंकि आप में से काफी लोग भेड़ चाल के शिकार हैं। ये हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट कम्युनिटी फ्लेवर ऑफ द सीजन ऑप्शनल को चूज करता है कि लास्ट ईयर का टॉपर एक्स सब्जेक्ट को लेके गया था तो हम भी वही लेंगे, कि मेरे भैया जो थे वो 2015 में अपीयर किए थे, उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया था तो हम वही लेंगे। थोड़ा अपने आप से सवाल पूछिएगा, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए निकले हो, आपको आपका विवेक का इस्तेमाल करना आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपकी पुख्ता होनी चाहिए। जो इंडिविजुअल आज भेड़ चाल में डिसीजन ले रहा है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोजीशन को जस्टिफाई कर पाएगा? आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन। इसीलिए मैंने इस डिस्कशन की शुरुआत भी उसी से की थी कि वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस दैट यू टेक व्हाइल योर प्रिपरेशन हैज स्टार्टेड इज द सब्जेक्ट ऑफ योर ऑप्शनल, द चॉइस ऑफ योर ऑप्शनल। इसीलिए ठंडे दिमाग से इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो सब्जेक्ट जो रखे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, अपडेटेड नोट्स सब कुछ मिलता है, चाहे वो रिवीजन क्लास हो, चाहे आंसर राइटिंग का वर्कशॉप हो, उसके साथ आप जुड़ेंगे। और वही पूरा मुद्दा है स्टडी आईक्यू के ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच का, जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है दोस्तों फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2027, 2028 और 2029। तो अगर आप इन सालों में यूपीएससी अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, सबसे पहली बात डिले मत करिए। चाहे अब 2027 के हो, आपके लिए एनीवेज टाइम निकलता चला जा रहा है। 2027 वाले स्टूडेंट्स, आपको आपका ऑप्शनल कंप्लीट करना ही पड़ेगा 31 दिसंबर के पहले पहले इसी साल, क्योंकि जैसे ही 1 जनवरी आया आपका फोकस शिफ्ट होता है प्रीलिम्स की तरफ। 2028 के स्टूडेंट्स, आपको भी अभी के अभी अपना ऑप्शनल शिफ्ट करना पड़ेगा। शुरुआत करिए। अब आप कहेंगे सर मेरा अटेम्प्ट में तो बहुत टाइम है। मुद्दा ऐसा है बच्चा कि 2028 का स्टूडेंट अगर अभी ऑप्शनल कंप्लीट कर लेता है अगले 6-7 महीनों में, आपको समय मिलता है रिवीजन के लिए। वही चीज अगर आप अगले साल करेंगे तो रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। आप एक रीडिंग और एक टेस्ट सीरीज के साथ जाएंगे और उस उम्मीद में जाएंगे कि हमको 300 मिल जाए। कीवर्ड बीइंग उम्मीद। होप इज नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी। तो 2028 और 29 के स्टूडेंट्स, जितना जल्दी आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे उतने ज्यादा बार आप रिवाइज कर पाएंगे, और जितने बार आप रिवाइज करेंगे, जितने बार आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके रियलिस्टिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शनल का वेटेज जो 500 मार्क्स का है उसमें आप 300 के आंकड़े के आसपास हो। चाहे वो 275 हो, 250 हो, 320 हो, वो आपके हार्डवर्क और हमारे एफर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। पर रिवीजन बहुत ही क्रिटिकल होता है ऑप्शनल में, क्योंकि सिलेबस कवर करने में लगता है समय। सिलेबस के काफी सारे पहलू हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो 2027, 28 और 29 में हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, 2 तरीके हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहला, आप जाएं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल भुवन स्टडी आईक्यू पे, यहां पे जाके अपना फोन नंबर हमको भेज दीजिए। स्टूडेंट्स हु आर ऑनेस्ट, सिंसियर एंड विथ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग अ रैंक। So if you think that you are one of those, send me your phone number on my Instagram handle Bhuvan Study IQ. अगर इंस्टाग्राम आप यूज नहीं करते हैं तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं अपना फोन नंबर bhuvan.jha@studyiq.com। दूसरा तरीका है कि आप जाएं हमारे वेबसाइट स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या फिर ऐप पे।
ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय भुवन झा, जिसका शुभारंभ होने वाला है। इनफैक्ट बस इसके ओरिएंटेशन क्लास, एक ही ओरिएंटेशन क्लास संपन्न हुआ है। ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय भुवन झा के साथ एडमिशन लीजिए। एडमिशन के दौरान यूज करिए आपका फेवरेट कूपन कोड स्टडी IQ के तमाम कोर्सेज पे, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट BALIVE। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम हैंडल दोस्तों। अगर आप अपने आप को एक सीरियस एस्पिरेंट की श्रेणी में काउंट करते हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर टेंशन में है, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। यहां पे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मंथली करंट अफेयर्स, केस स्टडीज के PDF, सब कुछ समय समय पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होता रहता है। तो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर द ईयर्स 2027, 2028 और 2029, इसका बस ओरिएंटेशन क्लास हुआ है। सिलेबस के कंप्लीशन का शुरुआत आगामी मंडे से शुरू हो जाएगा सिलेबस का कंप्लीशन। इस बैच में आंसर राइटिंग, रिवीजन क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। एक बार आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जुड़ते हैं, आपका ऑप्शनल का जिम्मेदारी हमारा। आपके तरफ से बस डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए मुझे। आई होप मेनी ऑफ यू विल ज्वाइन दिस ज्योग्राफी ऑप्शन क्लास अंडर माई गाइडेंस and I look forward to your presence. Together we will work hard to ensure your success in the UPSC examination. Thanks for watching. Namaskar.